बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने शिरकत की और फाइनल मैच जिना गवर्नमेंट कॉलेज और लांडी छत्तीस बी कॉलेज के दरमियान खेला गया, जहाँ पर फाइनल मैच में 75 रन स्कोर किए लांडी छत्तीस बी ने इस मैच के फाइनल मैच में और 76 रन का टारगेट दिया जिना कॉलेज को इस फाइनल मैच में जीतने के लिए। तो वहां पर जिना कॉलेज ने आसानी कामयाबी हासिल की है और 3 विकेटों से जो है हमने देखा कि यहां पर कामयाबी हासिल करती दिखाई दी है जिना कॉलेज की टीम है। 7 से 8 साल के बाद ये टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया था और इस टूर्नामेंट में क्या कुछ होता रहा और क्या कुछ अच्छा रहा, खासकर ग्रास रूट लेवल पर ऐसे टूर्नामेंट के इनेकाद को किस हद तक सराहा गया, इन सब पे सूरताल पे भी बात करेंगे और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी बातें करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान टीम इन दिनों काकुल में जो 29 खिलाड़ियों का कैंप लगा हुआ वहाँ पर मौजूद हुआ। सख्त ट्रेनिंग वहाँ पर जारी है, पाक आर्मी की ज़ेर निगरानी ट्रेनिंग हो रही है और साथ साथ एक अभी खबर आई है कि आलिया रशीद ने जो है बाकायदा तौर पर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो डायरेक्टर मीडिया के अहदे पर फाइज थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। फिर उम्रे की शहादत हासिल करने शाहिद खान आफरीदी अपनी बेटी के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारक है। सारी चीज़ों पर आज अपने शो के अंदर बात करेंगे और हमारे साथ है स्टूडियो पे मौजूद है आरिफ वहीद खान साहब है जो आरसीए के साथ है मुंसलिक अहदेदार की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनके साथ साथ है इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो हमेशा हमारे साथ इस माह रमज़ान में हमारे साथ यहाँ पर कंटिन्यू मौजूद हैं, अपने तज़िये से हमें आगाह कर रहे हैं। तो सबसे पहले आरिफ वहीद साहब की तरफ चलते हैं। आरिफ वहीद खान साहब जो है बाकायदा तौर पर है जो अभी 7 से 8 साल के बाद इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट हुआ और ये टूर्नामेंट 2 ग्राउंड पर जारी था, IBA यूनिवर्सिटी में और ईदगाह ग्राउंड पर। 2 ग्राउंड पर खेला गया ये टूर्नामेंट और ईदगाह पे इसका फाइनल मैच खेला गया। तो आरिफ वहीद खान के पास है जिम्मेदारी थी कि IBA में जो टूर्नामेंट हो रहे थे वो वहां पर लीड करते वहां पर दिखाई दे रहे थे। आरिफ वहीद साहब 7 से 8 साल के बाद अगर हम देखें तो एक अच्छा इनिशिएटिव है जो इंटर कॉलेजिएट की टूर्नामेंट की सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराया है, जो RCA के ज़ेर निगरानी कराया गया है। तो आप समझिए कि एक अच्छा साइन था। बड़ी बातें होती थी कि ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं हो रहा, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन साहब। यकीनन आपने सारी इसकी जो डिटेल बताई है एक बहुत बड़ा PCB का इनिशिएटिव था सारा, जिसमें एक और स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि किसी भी लेवल पे अगर उसको कहीं भी अगर फॉर्मेट कराया जा रहा है तो उसको काबिल तवज्जो से यकीनन स्पोर्ट्स प्रमोट होती है। तो ये PCB की जानिब से जैसे सब आपने बताया कि 7-8 साल पहले जो ये एक इंटर कॉलेजिएट इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते थे तो ये इसी लेवल पे होते थे, मगर ये PCB ने पहली दफ़ा जो है कॉलेजों के दरवाजे पर दस्तक दी है। पहले ये होता था कि कॉलेज जो है जाके PCB के दरवाजे पर दस्तक देते थे अपने खिलाड़ियों के लिए, मगर आप जो है देखेंगे इस दफ़ा PCB ने पूरा कॉलेजों को एक प्लेटफॉर्म पे किया और बहुत ही हाई लेवल पे ये टूर्नामेंट हुआ। आपने देखा होगा ये 3 स्टेशन के ऊपर ये टूर्नामेंट होते रहे। इस्लामाबाद में एक था, लाहौर में था और कराची में था। और अगर देखें अब लाहौर में, इस्लामाबाद में तो वहाँ पिंडी स्टेडियम के अंदर मैचेस हुए और वहाँ पर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैचेस थे। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को मुहैया किया गया था। ये खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि ये इसे टूर्नामेंट को इसमें अपनी कारकर्दगी को, अपनी परफॉर्मेंस को उसको अवेल करके बहुत जल्दी ये नेशनल लेवल पर आ सकते थे। क्योंकि आपने देखा कि ये TV से भी लाइव मैच किया, फिर फाइनल देखें लाइव स्ट्रीमिंग होती रही, तो पूरा भरपूर मौका PCB की जानिब से फराहम किया गया। आप इसकी मिसाल देख लेंगे, जैसे आरिफ याकूब की मिसाल देखने के उन्होंने मुख्तसर फॉर्मेट में अपने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया और हाईलाइट हुआ, बहुत जल्दी वो पाकिस्तानी लाइनअप में आ गए थे। जिस तरह कॉलेज के बहुत बच्चे यहाँ पर सामने नज़र आए जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नज़र आई, तो यकीनन वो अपनी परफॉर्मेंस करके, और ये बहुत ही एक इस लेवल का टूर्नामेंट में आप लोगों ने भी, मीडिया ने काफ़ी हद तक कवर किया, तो मैं नहीं समझता कि इस लेवल का कोई PCB की जानिब से या पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर स्कूल और कॉलेज के लेवल के अंदर इतना अच्छा शानदार टूर्नामेंट मुनक़्क़िद किया गया हो पहले भी। अच्छा आरिफ साहब, शानदार टूर्नामेंट इनेकाद किया गया, 2 ग्राउंड्स पर ये टूर्नामेंट मुनक़्क़िद किए गए और तकरीबन 7:30 बजे ये दोनों ग्राउंड्स पर टूर्नामेंट के मैचेस का आगाज़ हो जाता था और बहुत सी बातें हमारे पास भी निकल कर आई हैं सामने। लेकिन आप समझ रहे हैं कि जो वहाँ पर इंतज़ामात थे, आप समझते हैं कि बेहतर इंतज़ामात खिलाड़ियों को प्रोवाइड किए गए? देखिए, जो क्रिटिसिज्म होता है ये स्पोर्ट्स का बहुत अहम पार्ट होता है
और ये लाजमी जुज़ होता है कि क्रिटिसिज्म या तनकीद की जाए, मगर ये कि अब बदकिस्मती से उस तनकीद के भी दो पार्ट मज़ीद और हो गए। एक होती है कि तनकीद बराए इस्लाह और तनकीद बराए तनकीद। तो बहुत सारी चीज़ें जब प्राय टीचर इस लेवल पर कराती हैं, कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उसको, और उसको कट डाउन किया जाता है और मज़ीद उसको बेहतर से बेहतर आइंदा। हमारी जो मीटिंग्स हुई इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने हाईलाइट की, खुद हाईलाइट की इसको, और इसको आइंदा जो है उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर। मगर मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा वेल डिसिप्लिन टूर्नामेंट था। बहुत कम आपको देखेंगे शिकायत नज़र आई कहीं भी टूर्नामेंट्स के अंदर। दोनों सेंटर्स के अंदर हमारे पास इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं आई किसी चीज़ की भी, और बाहर से वो तो चीज़ें चलती रहती हैं तनकीद की, और उसको बेहतर से बेहतर करने की इंशाल्लाह कोशिश चले बेहतर से करेंगे। बेहतर करने की कोशिश करें, और भी की जा सकती है, इस पर मजीद भी और बात करेंगे। इस टूर्नामेंट के इकबाल मेमन साहब मौजूद हैं। इकबाल साहब, काफ़ी हम तस्करा अपने शो के अंदर भी करते हैं इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट के हवाले से आज है, क्योंकि कल अख्ताम पजीर हो गया है इवेंट। जीना कॉलेज ने टाइटल अपने नाम कर लिया है, 7 साल के बाद ये इवेंट मुनक्किद हुआ था, तो एक अच्छा साइन है ग्रास रूट लेवल पर। पीसीबी को आप किस तरह देख रहे हैं, और फिर कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि जब से कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन बनी है और हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो ग्रास रूट लेवल की बात हो रही है ना, वो इवेंट से मुनक्किद हो रहा है। अंडर 13 टूर्नामेंट हुए, अंडर 15, अंडर 19 टूर्नामेंट हुए, और फिर अब हमने देखा इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट का इनिकाद किया गया, और साथ साथ हम देख रहे हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट, सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट भी अब टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है। तो कैसा देख रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ग्रास रूट लेवल पर, जो काफ़ी पहले माजी में बहुत बातें रही हैं कि ग्रास रूट लेवल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम नहीं करती है, तो अब वो काम नज़र आ रहा है? नहीं, ये बिल्कुल खुशाइन बात है, और मेरा ख्याल है शहजादा आपने जो है अपने प्रोग्रामों में इस चीज़ को बहुत उठाया है कि ग्रास रूट लेवल पे जो है होनी चाहिए। और हम ये कहते रहे कि ये जो इवन जो टैलेंट एंड प्रोग्राम था हायर एजुकेशन कमीशन का, उसको भी जो है वो उन्होंने महदूद कर दिया था 15 से 25 साल की उम्र तक, हालांकि वो नीचे तक होना चाहिए था, और क्रिकेट में ख़ास तौर पे। तो ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल पीसीबी को भी मकबूल बनाती हैं और मौका देती हैं। और जिस तरह भाई ने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी है, जो भी हमारे पास टैलेंट है उनको शोकेस करने का, अपने टैलेंट को, और मीडिया के सामने और क्राउड के सामने और सेलेक्टर्स के सामने, और ताकि जो है उनको अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो वो जब शोकेस करते हैं तो वही टैलेंट जो है फिर वो उभर के आता है, और फिर उनको वो खुद भी अपने आप को डिटरमिन करते हैं कि वो वेयर डू दे स्टैंड, और उनकी अपनी क्वालिटी जो होती है ना वो परफॉर्मेंस की शक्ल में आती है। बहुत सारी चीज़ें खिलाड़ी को खुद को भी नहीं पता होती, अपने कॉन्फिडेंस के साथ जब वो मैदान में उतरते हैं और उसको शोकेस करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनको फिर पता चलता है कि उनके अंदर जो टैलेंट है वो काम कर रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी देने की बात है, और मैं समझता हूँ मैं मुबारकबाद दूंगा जो भी अरबाब अख्तियार हैं और जो भी पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स जो भी हैं, पीसीबी है या कराची क्रिकेट रीजनल एसोसिएशन है, इनको सबको मैं मुबारकबाद दूंगा। और मैं भाई को भी मुबारकबाद दूंगा जो इन्होंने जो है इतना बेहतरीन टूर्नामेंट कराया है, और आपको भी मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत कवर करते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब मिल के जो है इस चीज़ को मकबूल भी बना रहे हैं और मौका दे रहे हैं बच्चों को, ताकि जो है वो अपने टैलेंट को शोकेस करें, टैलेंट को शो कर सके। अरे भाई, अगर हम बात करें माजी में थोड़ी सी चले जाएं, क्योंकि अंडर 13 टूर्नामेंट से मैं हाल में बाकायदा तौर पर आगाज़ किया है आरसीए ने, तो ऐसा लगता है कि अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है कराची के अंदर है, और काफ़ी बातें जिस तरह इकबाल साहब भी कह रहे हैं कि माजी में जो है बहुत से टूर्नामेंट्स नहीं हुआ करते थे, हमने देखा है वो सारे टूर्नामेंट्स अब है, क्योंकि डिपार्टमेंट टूर्नामेंट की भी बातें होती थी, वो भी होता दिखाई दिया। तो आप समझते हैं अब पीसीबी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है खासकर ग्रास रूट लेवल पर। देखिए, हम काफ़ी अरसे से प्रोग्रामों में आप और हम बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं। क्रिकेट जब भी प्रमोट होगी जब ग्रास रूट लेवल को जब प्रमोट किया जाएगा। ग्रास रूट लेवल के अंदर देखेंगे आप, स्कूल लेवल की क्रिकेट है, कॉलेज लेवल की क्रिकेट है, और इम्पोर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा जो है वो क्लब लेवल की क्रिकेट है। तो इस दफ़ा जो पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब हैं, ये सबसे ज़्यादा उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया और जो स्टार्ट किया उन्होंने ग्रास रूट लेवल से किया। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, काफ़ी कुछ अर्से पहले तो 450 मैचेस कराए इन्होंने इंटर स्कूल टूर्नामेंट के। तो ये एक बड़ा अच्छा है, और जितनी ज़्यादा हम ग्रास रूट लेवल पे तवज्जो देंगे उसी ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स जो है सामने आएंगे। और ये ग्रास रूट लेवल जो है क्रिकेट का बहुत ही समझे कि अहम पार्ट है, और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची की तरफ से। आपने देखा होगा कि हमने जब आरसीए की जब नई बॉडी आई सारी, तो उसमें सबसे पहले हमने जो है ग्रास रूट लेवल के अंडर 13 टूर्नामेंट शुरू किए, अंडर 16 टूर्नामेंट शुरू किए, अंडर 19 टूर्नामेंट,
हमने यहीं से आगाज़ किया। आप तो एक चीज भूल गए, जो क्लब क्रिकेट भी स्टार्ट हो गई है और जिसमें हमने देखा कि 236 एक इवेंट भी हो रहा था जहां पर 236 क्लब्स की टीमें भी शिरकत कर रही थी। जी बिल्कुल, इससे पहले जो है आलसिन लेवल पे भी पूरा क्लब टूर्नामेंट जिसके अंदर जो है 200 से ज़्यादा मैचेस हुए। फिर इसके बाद ये अभी ईद के बाद भी एक दूसरा इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है पीसीबी की जानिब से क्लब लेवल के पूरे कराची के लेवल पे टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। तो हमारी सारी जो क्रिकेट का आगाज़ है वो यहीं से दोबारा से, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, बहुत ही क्रिकेट जो है हैंग हुई हुई थी यहाँ पर। जितनी भी आप देखा हुआ क्लब क्रिकेट के अंदर या रीजनल क्रिकेट के अंदर एडहॉक सिस्टम पे सारी चीज़ें चलती रही हमारी काफ़ी टाइम से, तो इससे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाई है। अब ये दोबारा अपने ट्रैक पे आनी चाहिए, तो हम सबको मिलकर इसको अप्रिशिएट करने चाहिए और उसको दोबारा से उस ट्रैक पे चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने क्लब क्रिकेट पे थोड़ी बात कर लें इकबाल साहब, है क्योंकि बड़ा जोर दिया जाता है क्लब क्रिकेट में, और क्लब क्रिकेट में हम देखते हैं कि खिलाड़ी भी जो है कम होते हैं, फिर जोन के भी थोड़े से मसाइल होते हैं। आप समझे क्लब क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। काफ़ी आवाज़ें रही कि हर इवेंट पर हर चीज़ है मुख्तलिफ है, इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। तो वहाँ पर भी हमने देखा क्लब क्रिकेट स्टार्ट हुई। क्लब क्रिकेट जो है ना वो रीढ़ की हड्डी है, और क्योंकि वो एक न्यूक्लियस होती है, ये एक पैसेज वे होता है फ्रॉम जो आपका यंगस्टर जो होते हैं ना, वो जब एंटर होते हैं तो क्लब क्रिकेट से एंटर होते हैं और फिर वो फर्स्ट क्लास की तरफ जाते हैं। तो इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपका टैलेंट एंड प्रोग्राम भी जो है ना वो एक्सटेंड किया जा सकता है क्लब क्रिकेट तक, क्योंकि देखें वो उसमें आपकी एक एंट्री होती है, और एक मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये एक जब प्रोसेस होता है जहाँ से एक खिलाड़ी निकल के जो है वो फर्स्ट क्लास या इंटरनेशनल की तरफ जाते हैं। तो इसी लेवल पे अगर उनको जो है वो कहते हैं ना कि कैच देम यंग, और जो उनका टैलेंट है ना उनको वहीं पे देख के और उसको जो है आप ग्रूम करें, और आपके पास जो भी अपनी एनसीए है या दूसरे भी जो आपके पास इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर जो है इनको आप मज़ीद इनको ग्रूम करें, वहीं पे फाइन ट्यूनिंग करें, और फिर जो है तो मैं समझता हूँ कि क्लब क्रिकेट को शुरू से ही हमें चाहिए था कि हम जो है इसको कंटिन्यू करते और उसको सपोर्ट करते रहते। तो मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइन बात खुशाइन चीज़ होती है। आरिफ साहब, क्योंकि ये टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया, इंटर कॉलेजिएट है, कोई टीम आप लोगों ने अपनी बनाई है कि जो इन लड़कों को जान सके कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स को एक पेज पे लाया जाए, उन्हें ट्रेनिंग के लिए बाकायदा तौर पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेजा जाए? अब ऐसी कोई प्लान है आप लोगों के जहनों में? देखिए, आपने चूंकि बहुत ज़्यादा इन मैचों को कवर किया है और आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया पीसीबी की जानिब से इन मैचेस को। हम देखिए हमारे पास ये पीसीबी की जानिब से हर मैचों को जो एनालिस्ट है उनके ऑफिशियल वो उसको एनालाइज करते रहे। पीसीबी की जानिब से जितने हाईली क्वालिफाइड कोचेस थे उन सारे मैचों में सारे सेंटर्स में बच्चों को ऑब्जर्व करते रहे, और पूरी उनकी एक टीम थी जिनकी उन्होंने उन बच्चों को हाईलाइट किया गया, उनके परफॉर्मेंस को जांचा गया और उनकी एक शॉर्ट लिस्टेड भी किया गया है जिनमें वो आगे जो है उनको प्रमोट करेंगे और आगे पीसीबी से। और ये है कि पीसीबी का एक मज़ीद प्लान है कि इसे जो है इसको मज़ीद एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि टीमें इस दफ़ा काफ़ी कम थी, 10 टीमें जो थी कॉलेजेस की। तो ये टूर्नामेंट मगर चूँकि उन्होंने कहा कि ये अभी इस टूर्नामेंट को फ़ौरन क्रिकेट को स्टार्ट करना था तो ये करा दिया, मगर अभी पीसीबी का आइंदा जो प्लान है उसमें मज़ीद लेवल पे, क्योंकि कराची में देखेगा आप 200 से ज़्यादा यहाँ पर कॉलेज लिया और स्कूल लेवल्स में जहाँ पर क्रिकेट होती है यहाँ पर, तो इसको मज़ीद अभी एक्सटेंड करेंगे। और दूसरे से एक पूरा एक पाकिस्तान लेवल पे भी कॉलेज का प्रोग्राम है जो जिन कॉलेजों ने यहाँ पर कराची के इस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस दी है, जिन बच्चों ने यहाँ पर कराची के इस टूर्नामेंट परफॉर्मेंस दी है उसको नेशनल लेवल पे भी इनका एक प्रोग्राम है कि वहाँ पर उसको एक कंपटीशन करवाया जाएगा। जो चलिए ये कंपटीशन तो करवाया जाएगा, लेकिन जीना कॉलेज ने टाइटल अपने नाम किया है, क्योंकि अब 2 शहरों में मजीद भी टूर्नामेंट चल रहे थे, पिंडी और लाहौर में। तो अब क्या सिलसिला रहेगा इन टीमों का, या जीना कॉलेज की टीम है जो बाकायदा तौर पर लाहौर जाएगी, या पिंडी या लाहौर के दरमियान कोई मैचेस ऐसे इनेकाद का है? लेकिन सबसे पहले तो इस क्रिकेट को ना कंटिन्यू रहना चाहिए, इसमें हमारे पास जो है मज़ीद गैप नहीं आने चाहिए, वरना हमने हमेशा ये देखा है कि कोई चीज़ एकदम तेज़ी से शुरू होती है फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप आया था। स्पोर्ट्स के अंदर जो है अगर ये कहीं भी गैप आया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, तो इसके अंदर गैप नहीं आना चाहिए, कंटिन्यू इस प्रोसेस को जारी रहना चाहिए और इंशाल्लाह ये प्रोसेस जारी रहेगा। मगर क्योंकि हमारे यहाँ कुछ पता नहीं होता, यहाँ एडहॉक पे इतनी ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, इतनी ज़्यादा चेंजिंग होती हैं हर लेवल के ऊपर, चाहे वो मैनेजमेंट में चले जाएँ चाहे टीम में चले जाएँ, जिसकी वजह से वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाते। तो एक प्लान तो है, इस प्लान को अगर कंटिन्यू, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये चंद दिनों के अंदर आपको रिजल्ट नहीं आते, ये है जो है थोड़ा सा देर पर अमल होता है इसको सारा, जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा और कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं रहेगा तो इसके असरात जो है आपको नज़र नहीं आएंगे।
चलें असरात नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि चलें इकबाल साहब कुछ कह रहे हैं इसी हवाले से। मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना, ये जितनी भी मेहनत हुई है रावलपिंडी में और लाहौर में और कराची में, तो इनकी जो 2 टॉप की टीमें हैं उनके जो है आपस में मैचेस कराए जाएं, 6 टीमें हो जाएंगी, या बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो लॉट है इन सारी टीमों में से वो जो है सेलेक्टर्स जो है वो सेलेक्ट कर लें और 2-2 टीमें बनाएं हर जोन की, और फिर आपस में उनके मैचेस हों। तो फिर ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जो है ना और वैल्यू एडेड कंपटीशन हो जाएगा, और उससे फिर और जो ऑलरेडी जो टैलेंट है वो निखर के ऊपर आएगा। चलें निखर के ऊपर आएगा, लेकिन थोड़ी सी बात हम आलिया रशीद के हवाले से कर लें। डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आप समझ रहे हैं कि मोहसिन नकवी एक जगह पर काम कर रहे हैं चेयरमैनशिप के हवाले से। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आलिया रशीद काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, अचानक उनका इस्तीफ़ा शायद एक सवालिया निशान बन गया है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और दूसरी बात ये कि मतलब जहाँ तक हमने आलिया के लिए के बारे में पढ़ा है और उनको जो है देखा है हमने कमेंट्स करते हुए, वो बड़ी कंट्रोल्ड कमेंट्स देती हैं और बड़ी नपी तुली बात करती हैं, और उनकी इंफॉर्मेशन जो है, मैंने मतलब क्रिकेट के हवाले से 2 तो पहली फीमेल खातून थी जो डायरेक्टर मीडिया के अहदे पर फाइज हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मगर ये कि मतलब बहुत डिसेंट लास्ट है मेरे ख्याल में अक्टूबर में उन्होंने ये चार्ज संभाला था। एग्जैक्टली, और उनकी जो कमेंट्स देती थी वो कभी भी रेड लाइन को क्रॉस नहीं करती थी और कोशिश करती थी कि पॉजिटिव्स पे बात करें। किसी भी मतलब जो है टॉपिक पे वो बात करती थी तो वो पॉजिटिव्स पे बात करने की कोशिश करती थी, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान है पीसीबी के ऊपर कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, अंदर की बातें हमें नहीं पता, लेकिन ये कि ये हमें बड़े जो है ना इस पर मतलब डाउट्स हैं और क्वेश्चन मार्क है कि भाई ये ऐसा हुआ क्यों। लेकिन ये कि जिस तरह हमें मतलब जो है हमारा ओपिनियन जिस खातून के लिए है कि उनको मालूमात भी अच्छी है और वो बिल्कुल नपी तुली बात करती हैं और पॉजिटिव्स पे को टच करती हैं और मतलब क्रिटिसाइज बहुत मिनिमम करती हैं, तो ये चीज़ें काफी वसी तजुर्बा भी उनको रहा है, सहाफत का तजुर्बा है, और उनकी बातें सुनने का अपना जो है वो मतलब आपको इंजॉय करते हैं, आपको समझ में आती है कि जो ये बात कर रही हैं और वो कितनी वैलिड हो सकती है। तो ये चीज़ जो है ना ये कोई अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि अब क्या वजूहत हैं उनकी अपनी, चलें वजूहत अब क्या हैं वो आगे तो आगे चल के पता दिखाई देंगे। आरिफ साहब थोड़ी सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कर लें। इन दिनों काकुल में कैंप लगा हुआ है, 2 रोज़ मजीद और है, 8 तारीख तक 7 तारीख तक ये कैंप लगा रहेगा। आप समझिए कि एक बेहतर ट्रेनिंग यहाँ पर है पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर निगरानी करेगी। 2006 और फिर 2016 में भी जो है आर्मी की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है काकुल में बाकायदा तौर पर तरबियती कैंप में हिस्सा लिया था। देखिए, जब 2006 और 2016 के अंदर ये कैंप लगे थे तो उसके बड़े फ्रूटफुल नतीजे नज़र आए थे फिटनेस के हवाले से। तो ये एक यकीनन एक बेहतर इक़दाम है, क्योंकि वहाँ पर फिटनेस लेवल जो है आर्मी कैंप के अंदर वहाँ पर कुछ और होता है। ये स्पोर्ट्स का जो फिटनेस लेवल है यहाँ पर ये स्पोर्ट्स की वो कुछ और होता है। मगर ये कि वहाँ पर भी सारी चीज़ें ये देखनी चाहिए कि उनकी फ़िटनेस जो है उनका मियार क्या होता है एक सोल्जर्स के लिए और एक स्पोर्ट्स के लिए। तो वो यकीनन उन्होंने एक प्लान किया होगा कि एक स्पोर्ट्समैन को किस तरह ट्रेनिंग दी जाती है, एक सोल्जर को किस तरह ट्रेनिंग दी जाती है। मगर ये कि चूँकि एक वहाँ माहौल जो बना हुआ है वहाँ पर एक माहौल बहुत अच्छा है, और हमारे पिछले दिनों देखा गया आपने फिटनेस के हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा मसाइल रहे हैं। मगर फिटनेस के ज़्यादा मसाइल की वजह यही थी कि हमारे पास जो वर्कलोड जो है खिलाड़ियों पे लीगों का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये क्रिकेट खेलने लगे थे यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर फिटनेस के मसाइल हुए। तो ये थोड़ा सा एक शेड्यूल इसको रियलाइज़ करना चाहिए कि एक बैलेंस क्रिकेट होनी चाहिए जहाँ पर खिलाड़ियों के साथ जो है फिटनेस के प्रॉब्लम ना हो। तो ये पीसीबी के ऑफिशियल्स और मैनेजमेंट को चाहिए, उन्होंने इस तरफ थोड़ा सा पॉइंट आउट भी किया है कि खिलाड़ियों को मुख्तलिफ लीग्स तक महदूद भी किया है। तो जहाँ वर्कलोड बढ़ेगा तो वहाँ पर फिटनेस के मसाइल यकीनन पैदा होंगे। फिटनेस के मसाइल की अगर हम बात करें तो हमें माजी में बड़े फिटनेस मसाइल रहे हैं, और इसकी एक मिसाल हमारे पास बड़ा नुकसान भी है नसीम शाह के सूरत में। वर्ल्ड कप खेलने से कबल वो इंजरी का शिकार हो गए। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर भी हमें बाकायदा तौर पर 3 सीरीज़ खेलनी है, वर्ल्ड कप खेलना है, तो फिटनेस के हवाले से और फिर बड़ा लंबा पोल अगर हम देखें तो पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने जो 29 खिलाड़ियों को रखा है, आप समझते हैं इन्हीं 29 खिलाड़ियों को, क्योंकि जो भी सिलेक्शन की गई है 29 खिलाड़ियों में उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान
सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई 9 में, और साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले प्लेयर्स इस वक्त उस कैंप पे मौजूद है। तो पोल आप समझते हैं, पोल तो बना लिया है सिलेक्शन कमेटी में, अब 17 से 18 लड़कों का चुनाव बाकी है। आप समझते हैं कि इन्हीं में से वो प्लेयर्स निकालने हैं, इन्हीं को 3 सीरीज के अंदर मौका फराहम करना और फिर वर्ल्ड कप के लिए टीम तश्कील देनी है। असल में हमारा तो ज़्यादा फोकस होता है खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की तरफ होता है कि कौन खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है, वो कौन ज़्यादा बड़े इवेंट के लिए हम किन खिलाड़ियों को चूज़ करते हैं परफॉर्मेंस लेवल पे। मगर आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर हमने 4 इंजर्ड खिलाड़ियों को कैरी किया, और अभी भी आप देखेंगे तो शाहीन शाह अफरीदी के साथ फिटनेस प्रॉब्लम है, नसीम शाह के साथ फिटनेस प्रॉब्लम है, फ़खर जमान के साथ फिटनेस प्रॉब्लम है, हारिस रऊफ के साथ है, हारिस रऊफ के साथ फिटनेस प्रॉब्लम है, शादाब के साथ फिटनेस प्रॉब्लम रही है। तो तकरीबन आधी जो टीम है हमारी, जिस पे हमारी जिन खिलाड़ियों पे हमारी टीम बेस करती है, वो तो सारे फिटनेस के मसाइल का शिकार हैं। तो वो अपना जितना भी उनका पोटेंशियल है और जितनी भी उनकी स्किल है उसका 25% ही वो डिलीवर कर पा रहे हैं। तो 75% तो वो फिटनेस मसाइल का शिकार हो रहे हैं। तो जब तक ये फिटनेस मसाइल पे हम काबू नहीं करेंगे तो हम कैसे अच्छे रिजल्ट देंगे, या इंटरनेशनल कंपटीशन में वर्ल्ड कप के अंदर हम वहाँ पर किस तरीके से लाएंगे। तो और बहुत सारी चीज़ें फिर हमारे यहाँ होता है कि छुपा ली जाती हैं फिटनेस के मसाइल को, तो फिटनेस को उस तरह नहीं जाता। हम लोग खिलाड़ी, हमें मजबूरी आती है, चूँकि अपने पूल की बात की तो हमारा पूल जो है खिलाड़ी को बहुत महदूद किया है, बहुत महदूद है, जिसकी वजह से हमें इंजर्ड खिलाड़ियों को भी कैरी करना पड़ता है। आपने देखा होगा दुनिया के अंदर या न्यूजीलैंड की अपनी टीम में देखा, जो ज़रा से भी जिसके 10% भी इंजरीज होती है उसको कैरी नहीं करते, उसको बाहर कर देते हैं, मगर उनके पास उनका इतना बैकअप होता है कि वो दोबारा रिप्लेसमेंट, उनकी बात न्यूजीलैंड की मिसाल दे लें, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दे लें, इंडिया की। मगर चूँकि हमारा जो खिलाड़ियों का नेशनल लेवल है पूल इतना महदूद है कि हम खिलाड़ियों को ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको शामिल करते हैं टीम के अंदर, जिसकी वजह से फिर वो वहाँ पर जो हमारा एक स्केल होता है कि हमने इस टूर्नामेंट के अंदर हमने जहाँ तक अचीव करना है वो टारगेट हम अचीव ही नहीं कर पाते। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है पिछले 2-3 साल के अंदर, वो फिटनेस ही की प्रॉब्लम्स आई है। और फिटनेस की प्रॉब्लम की जो वजह जो सामने आई है, खिलाड़ियों को ये वर्कलोड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने जो क्रिकेट खेली है यहाँ पर लीज के अंदर, तो ये इसका भी बड़ा फैक्टर रहा है, इसका फैक्टर रहेगा आरिफ साहब। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, इंग्लैंड के खिलाफ और आयरलैंड के खिलाफ हमने सीरीज़ खेलनी है, आप समझ रहे हैं कि जो प्लेयर्स का चुनाव हो 17 से 18 रुकनी स्क्वाड का, उसमें आप बाकायदा, तो क्योंकि बहुत सी खबरें आ रही हैं कि अब सीनियर खिलाड़ियों को भी आराम दिया जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में, रोटेशन पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है हमें कि शाहीन की जगह हम दूसरे बॉलर्स को खिला लें, मोहम्मद रिजवान की जगह हम दूसरे विकेट कीपर को खिला लें। तो ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत मौजूद हैं। अब देखिए, अब जो हमारे पास चाहे वो ऑप्शंस का टाइम है नहीं। अब चूंकि हमने जो है अभी वर्ल्ड कप खेलना तो होम सीरीज पे तो है ना आरिफ साहब, है क्योंकि 5 T20 मैचेस हमने होम सीरीज खेलनी है, फिर हमने इंग्लैंड जाना है, आयरलैंड जाना है, तो वहां तो चले इंग्लैंड और आयरलैंड के आप तजुर्बा नहीं कर सकते, लेकिन 5 मैचेस में तो आप T20 जो पाकिस्तान में खेले जाने हैं उस पर तो तजुर्बा कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि इस वक्त तजर्बाती टाइम में आपने अपनी एक टीम फोकस की हुई है जिसने वर्ल्ड कप खेलना है सारा वहाँ पर, उसको फाइनल करके आपको पता है कि इन खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में जाना है। तो ये तो चूंकि अगर सीरीज देखें तो 2-3 सीरीज हैं, 15-20 मैचेस होंगे, और यही प्रैक्टिस 13 मैचेस है टोटल आपके पास। जी, टोटल 13 मैचेस हैं। बधाई तो बड़ी सीरीज का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नजर आता है, मगर टोटल आप देखें तो 13 मैचेस है T20 शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट। लेकिन अब बहुत सी बातें भी आरिफ साहब हो रही हैं कि बाकायदा श्रीलंकन बोर्ड भी पाकिस्तानी बोर्ड से कुछ बातें ये कर रहा है कि वर्ल्ड कप से केवल हमसे भी कोई एक बाहमी सीरीज हो जाए, तो एक अच्छा साइन हो जाएगा अगर श्रीलंका के खिलाफ भी T20 सीरीज हो जाए। जितनी ज़्यादा ये अगर ये क्रिकेट खेलेंगे वर्ल्ड कप से पहले तो उनको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस के मौके मिलेंगे, और उनको सिलेक्शन के अंदर भी इतनी ज़्यादा उनके पास चूज़ करने के लिए खिलाड़ियों के लिए उनकी परफॉर्मेंस जांचने के लिए जिनकी करंट परफॉर्मेंस है। चूँकि वर्ल्ड कप के अंदर उन्हीं खिलाड़ियों को लेके जाता है जिनकी करंट परफॉर्मेंस पूरी बहुत ज़्यादा होती है सारी, जिनकी टॉप की परफॉर्मेंस होंगी। तो जब तक मैचेस नहीं खेलेंगे, और मैचेस ही बेहतरीन जरिया होता है किसी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जांचने का, या प्रैक्टिस में, या हम कैंप लगा के बहुत वह चीज़ अवेल नहीं कर पा सकते, उनको खिलाड़ियों को हाईलाइट नहीं कर सकते। मगर जब इस तरह के मैचेस होते हैं, कंपटीशन होते हैं, तो आपके लिए एक टीम बनाने का एक आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम किन खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप के अंदर जा सकते हैं। और इन्हीं जो 13 मैचेस हैं इसके अंदर देखने के लिए जो खिलाड़ी हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हमारे साथ इससे PSL भी अभी करंटली हुई, तो उसमें भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस सामने आई, उस PSL की बुनियाद पे ही हम टीमें बना के फिर न्यूजीलैंड की जाते हैं, फिर न्यूजीलैंड की बुनियाद पे हम टीम बना के उसको वर्ल्ड कप में। तो हमारे ये जब वर्ल्ड कप होता है तो उसका पूरा एक साल भर का प्लान होता है। ये नहीं कि अब 1-2-4 महीने पहले आप कोई प्लान करें टीमों के लिए, तो साल भर का एक प्लान होता है कि इन खिलाड़ियों के साथ जाना है। और उन्हीं खिलाड़ियों, चूँकि हमने खिलाड़ियों पे इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट की हुई है यहाँ पर, मखसूस खिलाड़ियों पे इन्वेस्ट की गई है, और हमें उन मखसूस खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप में जाना पड़ेगा।
तो बेहतर यही है कि इनकी ये बेहतरीन मौका है, प्लेटफॉर्म है कि ये इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ कराई जाए, ज़्यादा सीरीज कराई जाए। इकबाल साहब, क्योंकि पहली बैठक तो हो गई है सिलेक्शन कमेटी की और नताइज नहीं आया है सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कि कौन सा स्क्वाड तैयार करना है। दोबारा बैठक होगी है, लेकिन उससे कबल आप समझ रहे हैं कि इस बैठक से कबल, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स के लिए, खासकर सीनियर प्लेयर्स के लिए बड़ी दुश्वारियाँ होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी चाह रही है कि सीनियर्स को थोड़ा सा आराम दिया जाए। शायद इस बेस पर थोड़ी सी जो है हम देख रहे हैं कि टीम का अनाउंस नहीं हो सका। आप समझिए कि यहाँ पर दोबारा बैठक होगी और फिर है सिलेक्शन कमेटी एक दफ़ा फिर है सीनियर्स खिलाड़ियों को कम से कम राज़ी कर पाएगी कि 1 से 2 मैचेस उन्हें आराम फराम कर दिया जाए, नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराम किया जाए। मैं समझता हूँ ये बेहतर होगा, क्योंकि देखें मैं आपको बताऊँ इंटरनेशनली आप जो है किसी भी हाफ फिट प्लेयर को ना रखें, उसकी इंजरीज़ जो हैं, और स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स हैं या तो उनकी जो इंजरीज़ जो है ना वो फिर फर्दर जो है डिटेरिएट करती हैं उनकी बॉडी को। तो हाफ जब फिट प्लेयर्स को जब अगर आप टीम में सेलेक्ट करेंगे तो वो गलत हो जाता है और वो उनके साथ भी ज़्यादती हो जाती है, और जो बैठ जाते हैं उनकी वजह से उनके साथ भी ज़्यादती हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप जो है फिटनेस को, जब आपने काकुल में ये फिटनेस का जो है कैंप भी लगाया है, और फिटनेस पे पूरा जो है वो आप ज़ीरो टॉलरेंस रखें और कोशिश करें कि खिलाड़ियों को जो है जो भी इंजर्ड है और या आप समझते हैं कि उनकी फुली फिट नहीं है तो उनको जो है रेस्ट करवाएं और दूसरों को खेलें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। लेकिन ये है कि आपका डिसिप्लिन जो है ना वो ज़ीरो टॉलरेंस पे होना चाहिए, ज़ीरो डिफेक्ट पॉलिसी होनी चाहिए, और इंजरीज को के साथ टीम में ना लेके जाएं, टीम में ना लेके जाएं। लेकिन थोड़ी सी इंजरी की तो आपने बात कर ली, थोड़ी कप्तानी पे भी बात कर लेते हैं। बड़ा इशू बना हुआ है कप्तानी के हवाले से बाबर आजम के, लेकिन उससे कबल कप्तानी करने वाले T20 सीरीज़ में पहली दफ़ा शाहिनशाह आफरीदी रहे। लेकिन शाहिनशाह आफरीदी से ज़्यादा अगर हम देखें तो बड़े पॉपुलर हैं बूम बूम लाला। और बूम बूम लाला ने कल सोशल मीडिया पर एक अपना बयान दिया कि मैंने शाहिन को काफ़ी दफ़ा मना किया कप्तानी के हवाले से, लेकिन उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी। आप समझ रहे हैं कि एक चीज़ थी वो गुजर चुकी है, बार बार इसी इश्यूज पे बात उठाना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ बूम बूम की आपने जिक्र किया, लेकिन आज मिसबा का भी बहुत बड़ा आर्टिकल आया है और उन्होंने जो है इस कप्तानी के सागा पे बहुत क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने ये कहा है कि खासकर खिलाड़ियों पे बड़े असरात होते हैं अगर कप्तान तब्दील होते हैं तो, लेकिन बाबर तो आपके साथ टीम के साथ मुंसलिक थे, सिर्फ एक सीरीज में जो है मगर ये कि अगेन कैंप चेंज हो जाते हैं, आप जो है फिर दूसरे कप्तान की तरफ चले जाते हैं। तो ये क्योंकि देखें आपके फैब्रिक में ये सिस्टम्स हैं, और ये मैं उनके साथ बिल्कुल ही इत्तेफाक करता हूँ जो मिसबा ने कहा है कि ये खिलाड़ी काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, और ये जो है ना बार बार कट एंड चॉप वाली पॉलिसी सही नहीं है। मतलब है कि 2 wrongs डू नॉट मेक 1 right, 2 गलतियाँ की हैं और उसमें से कोई भी चीज़ सही नहीं है। पहले आपने बाबर को हटाया और शाहिनशाह को लेके आए, और अब शाहिनशाह को हटाया और बाबर को लेके आए, तो ये चीज़ें सही नहीं है। और आप मैं समझता हूँ कि एक तो डिस्टर्ब करती हैं खिलाड़ियों को, और उनको जो है उनका मोराल जो है ना वो डाउन करती हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, खिलाड़ियों के लिए भी अच्छी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि, लेकिन हैविंग सेड दैट, अब जितना हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि इस चीज़ को अब दफन कर दिया जाए। अब कप्तान आ चुका है, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए और वही जो है लीड करनी चाहिए और पुरानी बातों को ख़त्म किया जाए। रिपोर्टर्स ठीक है आपसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आप उसको यही जवाब दें कि भाई अब एक कप्तान आ चुका है तो उसको हम सपोर्ट करें और पुरानी बातें भूल जाएं। आरिफ साहब कितना एग्री करेंगे मिसबा की बात से कि मिसबा कहते हैं कि खिलाड़ियों में बड़े असरात होते हैं अगर इस किस्म के कप्तान तब्दील होते रहे आए रोज़? तो देखिए बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा, लेकिन दूसरी तरफ मैंने इकबाल साहब से भी यही कहा था, वो कंटिन्यू तो आपका कप्तान था ही बाबर आजम, सिर्फ एक सीरीज़ के लिए, लेकिन वो सीरीज़ भी वो बाकायदा तौर पर खेल रहे थे। अब देखें क्योंकि बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा कप्तानी रही, बहुत ज़्यादा टीम के साथ वो जेल रहे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम ऐसा आया कि वो एक सीरीज़ के लिए वो बाहर हुए, मगर एक दफ़ा जो पैनिक का बटन दब जाता है तो टीम डिस्टर्ब हो जाती है, टीम को दोबारा कम्बिनेशन बनाना, जेल होना वो दोबारा से मुश्किल हो जाता है। तो आया जो हमने जो फैसला किया था उस वक्त जो हम बहुत ज़्यादा बात करते थे, नो डाउट के बाबर आजम बहुत बड़े बैट्समैन हैं, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन में शुमार होता है उनका। उनकी कप्तानी पे बहुत ज़्यादा बात की जाए तो क्या वो फैसला सही था जो उन्होंने बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की कप्तानी के हवाले से, उनको बहुत ज़्यादा कप्तान बनाने की कोशिश की गई, उनको बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश की, क्या वो फैसला सही था? या फिर उन्होंने बाबर आजम को हटाया तो क्या वो फैसला सही था?
क्या बाबर आजम को फिर दोबारा जो उन्होंने कप्तान बनाया तो कि वो फैसला सही था? तो ये मैनेजमेंट की है कि ये इतनी जल्दी जल्दी फैसले करके तो कहीं ना कहीं तो ये गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा चेंजिंग कर रहे हैं यहाँ पर। हमारी बदकिस्मत ये है कि जब कोई कप्तान सेट होता है तो हम उसके अंडर में कोई कप्तान तैयार नहीं करते। जैसे एक अरसे तक सरफराज कप्तानी करते रहे, वो हमने देखा कि उनके अंदर नेशनल लीडरशिप थी, तो उन्हीं की कप्तानी के अंदर उसी दौर के अंदर आपको जो कप्तान थे 2 4 5 साल के अंदर जिनको आपने ग्रूम करना था उनको तैयार किया। अभी भी ये मराइल है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि बाबर के साथ आपको नहीं लगता कि क्योंकि ऐसा कोई कप्तान नजर आ रहा हो, आप समझ रहे हैं कि अगर ग्रूम करना है तो रिजवान आपके पास हैं, शादाब आपके पास मौजूद है, तो उन्हें ग्रूम करने की जरूरत है। आप अभी से वाइस कप्तान अनाउंस कर दें। बिल्कुल वही गलती जो उन्होंने सरफराज के साथ की थी कि उस वक्त सरफराज की कप्तान में उन्होंने कोई कप्तान तय नहीं किया। फिर एक अरसे तक ये बाबर आजम को जबरदस्ती कप्तान बनाने की कोशिश करते रहे, सिखाते रहे बहुत ज्यादा। जब वो सीख गया तो टीम से आउट कर दिया। जब वो सीख गए तो उनकी सिखाने में जब वो थोड़ा सा उनका सेट हुए थे तो उनके उसमें अंदर कोई दूसरा कप्तान तैयार नहीं किया था, जिनके भी नाम देखिए बहुत से लोग बाबर को तनकीद का निशाना बनाते हैं आरिफ साहब, लेकिन अगर बाबर को देखें तो बाबर ने सीरीज भी आपको जिताई है, बाबर ने सेमीफाइनल में भी पहुंची है टीम, फाइनल में भी पहुंची है। गो के टाइटल नहीं जीता लेकिन टीम पहुंची जरूर है फाइनल तक, सेमीफाइनल तक। लेकिन बाबर आजम की जहाँ तक तनकीद की बात है कि सिर्फ उनकी कप्तानी ही पे तनकीद की जाती है, वरना वो पाकिस्तान और दुनिया तनकीद ये हो रही है कि बाबर आजम ने कोई टाइटल पाकिस्तान को नहीं जिताया है, लेकिन बाबर आजम ने टीम को सेमीफाइनल में भी पहुंचाया है, टीम को फाइनल में भी पहुंचाया बाबर आजम की क़यादत। अगर उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लें कि इस PSL में देख लें, पिछले PSL में तो वो टॉप परफॉर्मर होते हैं, और कप्तान वैसे वही अच्छा होता है जो खुद टॉप परफॉर्मर होता है, फ्रंट से लीड कर रहा होता है। तो बाबर आजम ने देखा कि आपने देखा पेशावर की टीम को फ्रंट से लीड करते रहे, और उनकी जो है पाकिस्तान की भी अगर क्रिकेट देखें तो बहुत ज़्यादा अगर 2 3 जो पाकिस्तान के जो अहम सतून है जिसके पर आजकल हमारी दुनिया में थोड़ी सी बहुत जो रिस्पेक्टेबल पाकिस्तान की क्रिकेट है जिसके वजह से हम दुनिया में टीमों से कम्पीट कर रहे हैं, तो उसकी मेन वजह भी बाबर आजम ही है। और बाबर आजम की कारकर्दगी है, रिजवान की कारकर्दगी है, शाहीन अफरीदी, ये 2 3 ही है हमारा, चूँकि मैच विनिंग खिलाड़ियों का जो पूल है बहुत महदूद है। अब उन्हीं खिलाड़ियों पर ये होता है तो इस पर इनकी तनकीद जो है सिवाय कप्तानी के अलावा बाकी देखेंगे दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी, ये गॉड गिफ्टेड खिलाड़ी है पाकिस्तान के लिए, तो इनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाइए, इनको सही यूज़ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इनको मिसयूज़ करके, गलत यूज़ करके। आपने देखा कि पिछले माजियों में देखें कि तेंदुलकर की मिसाल देख लें, कोहली की मिसाल देख लें कि वो बहुत बड़े बैट्समैन थे, मगर जब कप्तानी की तरफ आए तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर वो कप्तानी से हट के फिर दोबारा वो अपने बैटिंग की तरफ उन्होंने तवज्जो फोकस किया तो वो दुनिया के अजीम बैट्समैन बने। ऐसे ही मिसाल आप कोहली की भी दी जा सकती है सारे वहाँ पर। तो हमने कई दफ़ा बात करते हैं कि ऐसा ना हो कि हम कप्तानी के चक्कर में एक अजीम बैट्समैन को जो है हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर तो अब हमारे पास जो है कप्तानी के लिए जो 2 3 नाम लिए जा रहे हैं जिनकी PSL की बुनियाद पे, जैसे रिजवान के नाम लिए जा रहे हैं, या शाहीन अफरीदी को इन्होंने बहुत ज्यादा टू अर्ली इन्होंने कप्तान, शादाब का नाम लिया जा रहा है। ये 3 4 लोग थे जो हमारे लेकिन शादाब को हमने शाहीन को भी आजमा लिया एक सीरीज में, शादाब को भी आजमा लिया है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हमें नाकामी करनी पड़ी, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहिनशाह अफरीदी क़यादत कर रहे थे, वहाँ हमें सीरीज जो हारनी पड़ी। तो आप समझ रहे हैं कि नेशनल सतह पर तो समझ में आ जाती है कप्तानी इनके, लेकिन इंटरनेशनली सतह पर ये कप्तानी करते हुए, ग्रूम होते हुए भी नजर नहीं आए, बहुत से फैसले गलत भी करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर तो बेनिफिट है बाबर को फिर जा रहा है। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर और हमारी लोकल क्रिकेट का प्रेशर है, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो उसके अंदर यहाँ पर देखते हैं, मगर ये 2 3 ही नाम थे जिसमें हम देखते थे कि शादाब का नाम लेते थे कप्तानी के लिए, रिजवान का नाम लेते थे, फिर ये शाहिनशाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस आई लाहौर कलंदर के लिए जिसकी वजह से इनका नाम लिया जा रहा था। तो मगर ये कि हमें मुख्तलिफ फार्मेट के अलग अलग कप्तान बनाने चाहिए ताकि किसी के ऊपर भी ज़्यादा वो ना हो, वर्कलोड ज़्यादा। तो अलग अलग अगर हम फॉर्मेट की दुनिया के हम देख लेंगे, सारी टीमें जो है पूरी टीम है वो T20 की उनकी टीम अलग होती है, वनडे की टीम अलग होती है, और टेस्ट क्रिकेट का उनका फॉर्मेट की टीम अलग होती है। तो जब तक हम ये सारी फॉर्मेट को अलग नहीं करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास खिलाड़ी भी नहीं आएंगे और फिर ये वर्कलोड बढ़ता रहेगा। और जिस तरह हम टीमों को ये मिक्सअप कर रहे हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस जो इतनी अच्छी नहीं होती कि हम T20 की बुनियाद पे खिलाड़ियों को वनडे खिलाते हैं, वनडे वाले खिलाड़ियों को हम जबरदस्ती उनको T20 का खिलाड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी मिसाल आप देख लेंगे सऊद शकील है, बहुत ही अच्छे टैलेंटेड और टेक्निकली साउंड प्लेयर है, मगर हम उनको ज़बरदस्ती T20 का प्लेयर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह हम बहुत ज़्यादा जो T20 के जो प्लेयर्स होते हैं उनको हम टेस्ट प्लेयर बनाने की कोशिश करते हैं। जब तक हम ये मिक्सअप, जब तक हम ये क्लासीफाइड नहीं करेंगे कौन किस क्लास का प्लेयर्स है,
किस फॉर्मेट का खिला रहे हैं, तो हमारे पास ये इतना, जब तक हम लोगों को अलग अलग नहीं करेंगे तो क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। चलें, इकबाल साहब कितना एग्री कर रहे हैं आरिफ वहीद खान साहब की इस बात पर कि यहाँ पर हम देखते हैं कि T20 प्लेयर्स को हम टेस्ट मैचेस भी खिला देते हैं, वनडे प्लेयर को भी हम T20 और टेस्ट मैचेस खिला देते हैं। अब फॉर्मेट के लिहाज से, क्योंकि अब फॉर्मेट बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो गई, जितनी फॉर्मेट पे क्रिकेट तेज़ होती दिखाई दे रही है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी प्लेयर्स को जो है तमाम ही फॉर्मेट के मुताबिक उन्हें चांस देना चाहिए। देखिए, मैं आपको शहजादा एक चीज़ तो मैं कहूँ कि आपको जो प्लेटफॉर्म है वो पहले क्लब क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का होता है, और उसके बाद वो T20 में आ जाते हैं, फिर रमज़ान के मैचेस होते हैं, दूसरे होते हैं। तो ज़्यादातर खिलाड़ी जो है वो कोशिश यही करते हैं कि तीनों फॉर्मेट में जो है ना वो अपना लोहा मनवाएं, और तीनों फॉर्मेट में वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर दूसरी बात ये कि जो खिलाड़ी हैं वो कोशिश करते हैं कि मतलब जो भी मौका उनको मिलता है उसमें वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। और एक अंडरस्टूड सी बात है कि जो खिलाड़ी एग्जीक्यूट करता है उसमें टेस्ट क्रिकेट में या वनडे में या फिर उसमें जो है T20 में, तो उसमें वो क्वालिटीज़ होती हैं इंटरनेशनल प्लेयर बनने की। हाँ, कुछ टोटली खिलाड़ी जो है वो आप जो है फॉर्मेट्स के साथ रखते हैं जो उसमें फिट नहीं होते। अब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल है कि वो ज़्यादातर जो है T20 में ज़्यादा कामयाब हैं और ODI में ज़्यादा कामयाब हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल फॉर्मेट के हिसाब से उनको रखा जाए, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में चलते हैं, जिस तरह बाबर है, रिजवान है, शाहिनशाह अफरीदी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकल कमेटी जो होती है और सिलेक्शन जो कमेटी होती है उनकी नज़र ऐसी होनी चाहिए कि वो चीज़ें देखें और उसके बाद जो है वो डिसाइड करें कि कौन सा खिलाड़ी कौन से फॉर्मेट में बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर आप 3 फॉर्मेट्स के लिए अलग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि अगर बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी हैं, जिसमें हम उनको एक कैटेगरी में लेके आते हैं, तो वो फिर सारे फॉर्मेट भी खेलते हैं और वो हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं उनके। चले, बहुत से खिलाड़ी तमाम ही फॉर्मेट भी खेलने को तरजीह दे रहे होते हैं और टेस्ट मैचेज है, क्योंकि प्लेयर्स की एक पहचान होती है। और पाकिस्तान में बहुत कम हम देखते हैं कि अब जितनी तेज़ क्रिकेट हो गई है, खासकर T20 क्रिकेट है, खिलाड़ी ज़्यादातर अब T20 को फोकस करते दिखाई देते हैं, मुख्तलिफ लीग्स को खेलने को तरजीह देते हुए दिखाई देते हैं। टेस्ट मैचेस के लिए शायद खिलाड़ी थोड़ा सा दूर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टेस्ट में मुकम्मल तौर पर फिट होना खिलाड़ी का ज़रूरी होता है। आज हमने अपने शो के अंदर आरिफ वहीद खान साहब हमारे साथ हैं, यहाँ मौजूद थे, इकबाल मेमन साहब मौजूद थे, दोनों से काफ़ी बातें की और ख़ासकर इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट जो अख्ताम पजीर हुआ, हमने कोशिश की कि उस टूर्नामेंट के हवाले से काफ़ी बातें करें और बहुत कुछ आरिफ वहीद खान साहब ने आज हमें वाज़े कर दिया इस टूर्नामेंट के हवाले से। तो आरिफ वहीद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।